Assalamu alaikum guys, welcome to Programming is Live YouTube channel. Today in this video I will give you a small introduction to assembly language. What are the advantages and disadvantages of assembly language? What is the history of assembly language? What are the uses and what is the purpose to study assembly language in computer science? So today in this video we will cover about all these things. So without wasting any more time, let's start the video. सो गाइस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज. इंट्रोडक्शन मीन्स स्टार्टिंग. असेंबली लैंग्वेज है क्या? सबसे पहला सवाल हमारे जहन में यह आता है कि व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करती है. असेंबली लैंग्वेज एक चिप बेस्ड लैंग्वेज है जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स, हमारे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर्स की मेमोरी कहते हैं. उनके थ्रू कंप्यूटर को कमांड देती है कि हमें क्या टास्क, क्या कमांड देना है, कंप्यूटर को क्या टास्क परफॉर्म करवाना है. अगर असेंबली लैंग्वेज की हम एग्जांपल्स की तरफ चलें तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ी एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज की कि हम एक कमांड देते हैं शट डाउन का और हमारी स्क्रीन और हमारा पूरा कंप्यूटर का सिस्टम ऑफ हो जाता है. वो इसी वजह से होता है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हमारे कंप्यूटर को कमांड देता है, जिस वजह से हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, कि हमारे कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है. तो हमने एक सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कंट्रोल किया. इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटरेक्शन के बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमारी होती है असेंबली लैंग्वेज. तो आगे चलते हैं असेंबली लैंग्वेज की तरफ. यह हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है. कंप्यूटर लैंग्वेज दो कैटेगरीज़ में होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है. लो लेवल लैंग्वेज की दो और कैटेगरीज़ हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम अपना कोड देते हैं और वो फिर ट्रांसलेट होता है ज़ीरोज़ एंड वंस में. वो सब तो आप जानते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. असेंबली लैंग्वेज मिनिमोनिक्स होते हैं. मिनिमोनिक्स ये होता है कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मिनिमोनिक्स कहते हैं. हम अपने फंक्शंस के थ्रू जो कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को, वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट होता है. असेंबली लैंग्वेज किसने इन्वेंट की? दूसरा सवाल. असेंबली लैंग्वेज इन्वेंट की थी डेविड जॉन व्हीलर ने. डेविड जॉन व्हीलर की अगर हम बैक हिस्ट्री की तरफ जाएं थोड़ा सा, तो ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनकी पैदाइश 1927 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई. इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बर्मिंघम के एक स्कूल से हासिल की. 38 में स्कॉलरशिप लेने के बाद इन्होंने एडवर्ड स्कूल के कैंपस 6 में एडमिशन हासिल किया. 1945 में दोबारा स्कॉलरशिप लेने के बाद इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया और 1948 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1951 में पहले PhD इन कंप्यूटर साइंस का एजाज़ हासिल किया. ये थी इनकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री. अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं. द वर्ड असेंबली मीन्स टू असेंबल. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि असेंबली का मतलब होता है जोड़ना. ये वो लैंग्वेज है जो हार्डवेयर पार्ट्स के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करती है. असेंबली लैंग्वेज जो है इन्वेंट हुई थी 1950 से पहले. 1948 के दौरान इसको तख्लीक किया गया था. इस लैंग्वेज को डेविड जॉन व्हीलर ने तख्लीक किया था 1949 में. एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज. जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एक हार्डवेयर ओनली ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज है. ये बहुत मेमोरी एफिशिएंट है, बहुत लेस मेमोरी लेती है, KBs MBs के अंदर ये प्रोग्राम अपना बना देती है. ये फास्ट होती है स्पीड में, इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है.
यूजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज डिवाइस ड्राइवर्स में यूज़ होती है। अक्सर औकात आपने सुना होगा कि किसी कंप्यूटर के स्पीकर से डायरेक्ट आवाज़ नहीं आ रही, तो उसमें हमने कोई भी जो आपका जिस कंपनी का आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी वेबसाइट से जाकर हमने ड्राइवर यूज़ किया और हमारे स्पीकर से आवाज़ आना शुरू हो गई। तो ये जो ड्राइवर होता है ये असेंबली लैंग्वेज में बना हुआ होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये पार्ट को हमने अपने यूज़ में लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चिप बेस्ड कंट्रोलिंग मशीन्स, एसी फैंस, हम रिमोट कंट्रोल से अपने एसीज़ वगैरह को जो है कंट्रोल करते हैं, वो सब असेंबली लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। एक सवाल और आता है कि असेंबली लैंग्वेज हमारा प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस कर देती है, कैसे? तो आइए जानते हैं। ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज असेंबली कोड में हमने लिखा, फिर इसकी एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनी, वो सब हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्या होती है, एएसएम फ़ाइल क्या होती है, एएसएम फ़ाइल को कहाँ सेव किया जाता है, टी लिंक क्या होता है, लिंकर लोडर, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। असेंबल एंड लिंक प्रोसेस, एक सोर्स फाइल है, उसको हमने असेंबलर में दिया। असेंबलर क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, हम क्या यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल अभी मान के ये चलिए कि असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी सोर्स फाइल को एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल में कन्वर्ट करता है, और लिंकर हमारी डिफरेंट फाइल्स को, जो हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उनको मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में एक लोडर में भेजता है, जो कि उसको लोड करता है मेमोरी में, और फिर हमें एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल देखने को मिलती है। ये सब ये मेंशन हुआ हुआ नीचे, आप पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेटर, असेंबलर, सॉफ्टवेयर टूल्स हमें चाहिए होते हैं एडिटिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए, लिंकिंग के लिए, डीबगिंग के लिए असेंबली प्रोग्राम्स को, तो वो कहलाते हैं असेंबलर। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सोर्स कोड को, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। हमारे पॉपुलर असेंबलर्स ये नीचे हैं, इनमें से हम सिर्फ टेज़म यूज़ करेंगे अपने इस कोर्स में। टेज़म टर्बो असेंबलर फ्रॉम ब्रॉडलैंड, नेज़म और GNU, ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें से हम सिर्फ टेज़म का इस्तेमाल करेंगे। TESM assembler. TESM assembler is a computer assembler developed by Broadland Turbo Assembler, which runs and produces code for 16-bit, 32-bit और 64-bit Microsoft Windows। तो TESM कंप्यूटर एक असेंबलर है जो डेवलप किया था ब्रॉडलैंड टर्बो असेंबलर ने। ये प्रोड्यूस कोड करता है 16-बिट, 32-बिट और 64-बिट का MS-DOS या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, दोनों में चलता है ये। लिंकर और लोडर क्या होता है? जैसा कि लिंकर के बारे में पहले भी आपको बताया था कि लिंकर जो है कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल्स को। आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स हो सकती हैं, उनको जो कंबाइन करके उनको मेमोरी तक पहुंचाना होता है, वो लिंकर का काम होता है। लिंक लाइब्रेरीज़ के थ्रू जो है हम अपने कोड को वेरीफाई करते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्स में मसला तो नहीं है। और लोडर लोड करता है, हमारे रीड करता है एग्जीक्यूटेबल कोड को, मेमोरी के अंदर लोड करता है और फिर हमें अपना आउटपुट देखने को मिलता है। डायरेक्टिव इन असेंबली लैंग्वेज 8086, यहाँ पर जो 8086 है ये हमारा होम कंप्यूटर का प्रोसेसर है। जो भी आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, उसका प्रोसेसर होता है 8086। हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर्स में लगे हुए हैं उनको हम 8086 प्रोसेसर कहते हैं, और वो सब कंप्यूटर्स में सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो 8086 है वो ये है। डायरेक्टिव इन असेंबली लैंग्वेज, डायरेक्टिव क्या होते हैं? जैसे डायरेक्टिव नाम से ही पता लग रहे हैं कि डायरेक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ के। डायरेक्टिव हमारे प्रोग्राम को ये बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना बड़ा है, इसमें डाटा सेगमेंट है, इसमें स्टैक सेगमेंट है, इसमें कोड सेगमेंट है। तो वो सब चीज़ें हमारे डायरेक्टिव हमारे प्रोग्राम को बताते हैं। असेंबलर डायरेक्टिव जो है वो हमारा मैसेज देता है असेंबलर को, वही बात जो मैंने आपको बताई, और बताता है कि असेंबलर जो है वो
कुछ कैरी आउट करना है उसने असेंबली प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल assembler directive tell the assembler where a program is to be located in the memory। हमारा assembler directive ये बताता है कि हमारा स्टैक सेगमेंट में प्रोग्राम है और किधर हमारा प्रोग्राम है मेमोरी के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमारा डायरेक्टिव हमें बताते हैं। ये डायरेक्टिव हैं 4 जो हम सबसे अपने टॉप ऑफ द कोड लिखते हैं। हमारा जब कोड शुरू होता है तो हम इन 4 चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम को डायरेक्शन देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली प्रोग्राम डॉट मॉडल, ये डायरेक्टिव है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस रैम के अंदर। डॉट मॉडल के बहुत सारी होते हैं, जैसे डॉट मॉडल स्मॉल, डॉट मॉडल लार्ज, डॉट मॉडल ह्यूज, इस तरह के बहुत सारे डायरेक्टिव होते हैं। लेकिन हम नॉर्मली स्मॉल का यूज़ करते हैं क्योंकि वो 64 बिट का एक चंक रिज़र्व कर देता है हमारी रैम के अंदर और वो इनफ होता है एक नॉर्मल प्रोग्राम को लिखने के लिए। CPU विल एक्सेस द प्रोग्राम फ्रॉम रैम, हमारा CPU जो है रैम से एक्सेस करता है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंगली डिफाइंड होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से मॉडल्स हैं वो। टाइनी कोड प्लस डाटा 64 KB का यूज़ होता है। इसमें डाटा सेगमेंट होता है और कोड सेगमेंट दोनों को मिलाकर 64 KB हमारा रिज़र्व होता है रैम के अंदर। मतलब 32 KB का हमारा ये पोर्शन बनता है। स्मॉल के लिए हमारा कोड सेगमेंट भी 64 KB का होता है और हमारा डाटा सेगमेंट भी 64 KB का होता है। कोड सेगमेंट हमारे कंप्यूटर को इंडिकेट करता है कि इसके नीचे से हमारा कोड स्टार्ट होगा और डाटा सेगमेंट क्या करता है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम जो है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स बनाएंगे और वो सब प्रोग्राम बनाएंगे जिनमें हम रिकॉर्ड्स रखते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ऑफसेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। मीडियम कोड, कोई भी साइज़ का डाटा हो वो 64 KB का होता है। कॉम्पैक्ट कोड इसी तरह लार्ज कोड जो है बहुत ज़्यादा बड़े के लिए होता है और ह्यूज कोड। लेकिन हम डॉट मॉडल स्मॉल का हमेशा यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। डिटरमाइंस द साइज ऑफ डाटा एंड कोड अ प्रोग्राम कैन हैव। सिंटैक्स डॉट मॉडल मेमोरी मॉडल। डॉट मॉडल स्मॉल में एक सेगमेंट होता है, कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट भी एक ही होता है। मीडियम में मोर देन 1 कोड सेगमेंट होते हैं। अगर हमें मल्टीपल कोड सेगमेंट रखने हैं तो हम मीडियम का यूज़ करेंगे, लेकिन डाटा सेगमेंट सिर्फ एक ही होता है जहाँ पर सारे कोड सेगमेंट का हम डाटा डिफ़ाइन करते हैं। कॉम्पैक्ट में हमारे पास एक कोड सेगमेंट होता है और डाटा सेगमेंट जो है एक से ज़्यादा होते हैं। लार्ज में दोनों कोड और डाटा सेगमेंट हमारे पास ज़्यादा होते हैं और अरे जो है हमारा लार्जर देन 64 KB का होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि लार्ज में कोई लिमिट नहीं होती। ह्यूज में हमारे बोथ कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट जो है मोर देन 1 सेगमेंट होते हैं, मतलब मल्टीपल डाटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट होते हैं और अरे जो है लार्जर देन 64 KB होता है। और टाइनी में जो डाटा और कोड सेगमेंट हैं वो दोनों को 64 KB में फिट होना होता है, मतलब 32 KB के 2 पोर्शन होते हैं। देखते हैं क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। डॉट स्टैक एक डायरेक्टिव है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। डॉट स्टैक जो है हमारी एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे जो रजिस्टर्स का कंटेंट है उनको अपने अंदर सेव करता है। डॉट स्टैक 100H लिखने का मकसद ये होता है कि हम जो हैं अपने स्टैक सेगमेंट को जो है एड्रेस दे रहे हैं हमारे स्टैक सेगमेंट का। ये हमारी स्पेसिफाई करता है स्टोरेज स्टैक के लिए। डॉट स्टैक जो है एक डायरेक्टिव है। बाय डिफ़ॉल्ट जो असेंबलर एलोकेट करता है मेमोरी वो 1 की होती है। के रिप्रेजेंट करता है हमारे थाउजेंड्स को। अगर हमें और मेमोरी चाहिए तो हम उसके आगे लिख सकते हैं, जैसा कि डॉट स्टैक 100H जो था वो 100H स्टैक की मेमोरी थी। अगर हम उसको और बढ़ाना चाहें तो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब 100H क्या चीज़ है, देखिए फ्रेंड्स,
असेंबली के अंदर अगर हमें किसी चीज़ को भी यूज़ करना होता है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखते, हम उसका एस्की कोड यूज़ करते हैं जो कि डेसिमल में हो सकता है और हेक्साडेसिमल में हो सकता है। जो डेसिमल एस्की कोड होता है उसके आगे हम कुछ यूज़ नहीं करते, और जो हेक्साडेसिमल एस्की कोड होता है उसके आगे हम एच यूज़ करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेसिमल एस्की कोड यूज़ करो या हेक्साडेसिमल एस्की कोड यूज़ करो। इसके अगर हम अपनी लाइफ से एग्जांपल देखें तो वो ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके किसी भाई बहन का नाम अली है और उसका निकनेम जो है लेट से कुछ भी ले लें, बबलू या टिंकू या कुछ भी ले लें, तो अब आपके घर वाले उसको उसके निकनेम से घर में बुलाएंगे, लेकिन आएगा अली ही एट द एंड, वो उसके निकनेम की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जब हमें किसी चीज़ को कॉल करना होता है असेंबली लैंग्वेज में तो हम उसका एस्की कोड यूज़ करते हैं। यहाँ पर एस्की कोड उसका निकनेम है और जो वो ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ को हमने कॉल करना है वो उसका असली नाम है। तो निकनेम कॉल हम कर रहे हैं लेकिन असली बंदा रहा है, तो ये ऐसा कुछ होता है। तो ये थोड़ी टूटी फूटी मिसाल बन गई, लेकिन चलें आप लोगों को समझ तो आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं डॉट डाटा। डॉट डाटा हमारे वेरिएबल्स को हैंडल करता है। जैसा कि अगर किसी ने यहाँ पर और लैंग्वेजेस पढ़ी हो तो वेरिएबल तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे। किसी भी चीज़ को हमने स्टोर करवाना होता है तो हम उसके वेरिएबल के थ्रू उसको इनिशियलाइज करके उसको स्टोर करवाते हैं। तो वो सारे वेरिएबल्स हम असेंबली लैंग्वेज में डॉट डाटा में रखते हैं। और ये MS DOS के अंदर जो है 64K होता है, इसका जो है इसकी मेमोरी होती है। अब आगे चलते हैं डॉट कोड। डॉट कोड एक डायरेक्टिव है जो इंस्ट्रक्ट करता है हमारे प्रोग्राम को कि हमारा प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। ये हमारा कोड सेगमेंट है, ये कंटेन करता है ऑल इंस्ट्रक्शंस। इसमें एक मेन प्रॉक है और इसमें एक एंड प्रॉक। एंड है टैग है जो इसको एंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया असेंबली लैंग्वेज का कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, लिंकर, लोडर, कुछ डायरेक्टिव्स को देखा, डेविड जॉन व्हीलर की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस की। सो अगर आपको ये मटेरियल पसंद है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहेंगे प्रोग्रामिंग इज़ लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।